Hello everyone, Jai Shri Krishna. This is C. Krishna Bhujani and yes, welcome back to my channel. In this video, we are going to revise tax invoice, credit and debit notes वाला चैप्टर. इस चैप्टर के रिवीजन के लिए भी मेरे पास काफी स्टूडेंट्स की डिमांड्स आ रही थी कि मैम इस चैप्टर का भी रिवीजन आप लाइए. सो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मेरे ये नोट्स मिल जाएंगे. इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स पे कवर किया है. इजी वे में हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे और आपको इस रिवीजन वीडियो के बाद एक बार खुद से एक बार रीडिंग देके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. आपका ये चैप्टर आपके एंड से डन हो जाएगा. ठीक है सर. फर्स्ट 3 पार्ट्स मतलब देखो, फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाया कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है, कब कब इशू करना होता है, टैक्स इनवॉइसेस में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें. उसके बाद मैंने बताया सर स्पेशल केसेस. सेकेंड पार्ट में स्पेशल केसेस जैसे कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर, फिर पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, ये सारी चीजें. थर्ड पार्ट में हम समझने वाले हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में, फिर आपका क्यूआर कोड, एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग, ये सारी चीजें हम थर्ड पार्ट पे देखेंगे. एंड लास्ट हमारा रहने वाला है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. बस ठीक है सर. ओके, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्विक रिवीजन ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट. सर टैक्स इनवॉइस क्या है और क्यों जरूरी है, क्या होता है टैक्स इनवॉइस? देखो, आप अगर कुछ खरीदने जाते हैं किसी शॉप से तो आपको क्या मिलता है सर? बिल मिलता है. दैट इज योर टैक्स इनवॉइस, जिसमें क्या लिखा होता है कि आपने क्या क्या गुड्स खरीदे, कितने क्वांटिटी के गुड्स खरीदे, कितने अमाउंट पे गुड्स खरीदे, प्लस उसमें कितना जीएसटी, कितना टैक्स लग रहा है, वो सारी चीजें. ठीक है. प्लस अब मान लो कि आप कोई बिजनेसमैन हो. ठीक है. आप हो सकता है कि सप्लायर हो या फिर मैन्युफैक्चरर हो. आपने कुछ गुड्स खरीदे. ठीक है. आपने ये गुड्स खरीदे. अब क्या आपको इसका आईटीसी चाहिए? बिल्कुल चाहिए मैम. इसका आईटीसी तो हमको चाहिए क्योंकि हम बिजनेस पर्पस के लिए इस गुड्स को खरीद रहे हैं एंड आगे हम इसको आउटवर्ड सप्लाई भी करने वाले हैं. तो हम इस आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट क्या आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं? कर सकते हैं. मैंने आपको सेक्शन 16 आईटीसी चैप्टर में रिवाइज करवाया था, जिसमें मैंने बताया था फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन कि पहले तो चलो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए. कंडीशन क्या थी सर? कंडीशन ये थी कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? टैक्स इनवॉइस होता है. अरे बाबा, गवर्नमेंट अगर आपको आईटीसी देगी, मतलब गवर्नमेंट अगर आपको आईटीसी देगी तो वो क्या बोलना चाहिए, एविडेंस भी तो मांगेंगे ना. लाओ एविडेंस, बताओ कि तुमने टैक्स पे किया है. ठीक है. यू शुड बी हैविंग अ टैक्स इनवॉइस. तो व्हाट इज टैक्स इनवॉइस? It's just act as a document evidencing the payment of tax. Okay, evidencing the payment of value of goods, service or both. And section 31 ये मैंडेटरी किया गया है कि आपको जो है वो इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई, में आगे बताऊंगी कब कब इशू करना होता है, वो आपको इशू करना रहेगा फॉर एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है. अब हु कैन रेज द टैक्स इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस क्या होता है समझ लिए. कौन टैक्स इनवॉइस रेज करेगा, कौन इशू करेगा? सो देखो, वो जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है. ठीक है. रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज विल रेज द टैक्स इनवॉइस. एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसीव करता है, यहाँ पे सप्लाई कर रहा था, यहाँ पर जो रिसीव करता है रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर. समझ आ गई बात? मतलब ये एक तरीके का आरसीएम वाला केस हो गया, जहां पे रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड है, और सप्लायर कौन है सर? अनरजिस्टर्ड है. ठीक है. ओके. सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस रेड विद रूल 47. यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि टाइम लिमिट क्या होने वाली है टैक्स इनवॉइस को इशू करने की. हमको पता चल गया कौन इशू करेगा, कौन रेज करेगा, कब 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 रेज करेगा, क्या टाइम लिमिट है. सो देखो, जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स, उसमें पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है. अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो आपको टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना है सर? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ दैट गुड्स. गुड्स रिमूव करने के टाइम, एट द टाइम, या तो फिर उसके पहले. उसके बाद टाइम लैप्स हो जाएगा, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो. ठीक है. जहां पर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है. अदर केसेस में जहां पे गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तब आपके पास क्या टाइम लिमिट रहने वाला है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल. मतलब गुड्स की जब डिलीवरी हो जाएगी, गुड्स जब सामने वाले के पास अवेलेबल हो जाएंगे, उस टाइम या फिर उसके पहले. समझ आ गई बात सर? ओके. ये था रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स. अब एक केस है हमारे पास कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का. ये क्या होता है सर? देखो सर, जैसे कि आपके पास वाटर पाइपलाइन सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, ये सब क्या है? ये सर्विस नहीं है. दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स.
ये एग्जाम्पल्स है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के। तो ये तो अब जैसे आपके पास आप मिल्क लेते होंगे, ठीक है, मंथली पेमेंट होता होगा मिल्क का, तो व्हाट इज दिस इज अ सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आपको क्या होता है इसमें टैक्स इनवॉइस आप कब इशू करोगे, इसके में आपके पास टाइम लिमिट है। क्या टाइम लिमिट है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड। आपके पास स्टेटमेंट इशू हो जाएगा कि देखो इस महीने की इस तारीख में आपका इतना बिल बन रहा है, एक स्टेटमेंट इशू हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट जब इशू होता है या फिर आपने पेमेंट पहले कर दिया, दोनों में से जो भी पहले हुआ उस टाइम या फिर उसके पहले यू शुड बी हैविंग व्हाट योर टैक्स इनवॉइस, इतना दिन में आपको इशू कर देना है, ठीक है। सो बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड या फिर ईच सक्सेसिव पेमेंट रिसीव्ड, दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम या फिर उससे पहले, ठीक है सर। गुड्स के केसेस क्लियर हो गए। एक और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है ये देखो, गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब क्या होता है, आपने वो एक्ट सुनी है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो यहाँ पर यही है कि आप गुड्स को पहले इस्तेमाल कर लो, फिर पसंद आएगा तो रख लेना, नहीं तो हमको वापस दे देना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, गुड्स ऑन अप्रूवल, या तो अप्रूव कर लो या तो फिर आप हमको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। इस केस में सप्लाई कब मानी जाती है और इस केस में टैक्स इनवॉइस आपको कब इशू करना होता है। सो देखो, मान लो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल हम डेट्स लेते हैं कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो फॉर एग्जांपल 10th ऑफ फेब्रुअरी को आप सप्लायर ने गुड्स दिया था रेसिपिएंट को कि आप इस्तेमाल कर लो, यूज कर लो, पसंद आएगा तो रखना, नहीं तो हमको रिटर्न कर देना, ठीक है। अब ये 10th ऑफ फेब्रुअरी को गुड्स दे दिए। अब यहां से एक बार आप 6 months कैलकुलेट करो, मान लो 6 months तक सामने वाले ने कुछ वापस ही नहीं दिए, तो फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। 6 months मतलब 10th ऑफ अगस्त, 6 months कंप्लीट हो गए सर 10th ऑफ अगस्त को। अब या तो फिर सप्लाई कब मानी जाएगी, या तो फिर हो सकता है कि आपने सप्लाई किया हो 5 मार्च, 5 मार्च को सामने वाले ने अप्रूवल दे दिया कि हमको कुछ पसंद आ गई है, ठीक है। तो 5 मार्च को एक्चुअल सप्लाई हो रहा है और 6 months एंड कब हो रहा है फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स, कब एंड हो रहा है सर 10th ऑफ अगस्त को। तो 5 मार्च जिस दिन एक्चुअल में सप्लाई हो रहा है, एक्चुअल में सप्लाई हो रहा है क्योंकि सामने वाले ने असेंट दे दी अपनी कि मुझे आपके गुड्स चाहिए, मैं सेल मतलब खरीद रहा हूं, तो सामने वाले ने सेल कर दिया। तो 5th ऑफ मार्च इज योर एक्चुअल डेट ऑफ सेल, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई। या तो फिर आपने देखा कि गुड्स रिमूव कब हुए थे 10th ऑफ फरवरी को, प्लस आप 6 months कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा 10th ऑफ अगस्त, दिस 10th ऑफ अगस्त और 5th ऑफ मार्च, whichever is earlier that is 5th of March। तो 5th ऑफ मार्च को या फिर उससे पहले तक आपको क्या कर देना पड़ेगा सर, इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा इन दिस केस गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है whichever is earlier। Then sir, note, same provision applies to goods taken out or sent out of India for exhibition। हो सकता है कि आपने गुड्स इंडिया के बाहर भेजो एग्जीबिशन के केसेस में, या फिर कंसाइनमेंट बेसिस पे फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन व्हेन इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। सिर्फ भेजे है, बेचे नहीं है, भेजे है। सो वहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुआ क्या, क्या उसको सप्लाई माना गया क्या, नहीं, कब माना जाएगा, तो फिर ये केस आपको लगाना पड़ेगा। तो सेम प्रोविजन अप्लाइज हियर आल्सो, ठीक है। ओके, नाउ गुड्स का कोटा खत्म, गुड्स खत्म हो गया। अब आते हैं अपन सर्विसेज में। तो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग व्हाट टैक्सेबल सर्विसेज, यहाँ पर आपके पास क्या लिमिट, टाइम लिमिट होने वाली है टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की। सो देखो नॉर्मली क्या होता है, बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, आपने जिस दिन सर्विस दिया, या तो आफ्टर या तो बिफोर, ठीक है। इस दिन आपने क्या किया प्रोविजन, मतलब मान लो 10th ऑफ मे, 10th ऑफ मे को आपने सर्विस अपनी दी, सप्लायर हुआ, आपने सर्विस दे दी। अब आपको इस सर्विस का टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना रहेगा, या तो सर्विस देने के पहले या तो बाद में, कभी भी कर सकते हो। इसका बाद में मतलब ये नहीं कि आप कितने भी बाद कर सकते हो, टाइम ही टाइम है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बाद में भी करो लेकिन विद इन 30 डेज आपके पास टाइम लिमिट रहेगा, ठीक है। सो बिफोर और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज, ओके। ये हो गया नॉर्मल केस में। अब बैंकिंग, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए गवर्नमेंट ने 15 डेज एक्स्ट्रा दिए हुए, 15 डेज दैट इज 45 डेज,
ठीक है, उनके लिए 45 डेज है। तो आप ध्यान रखना नॉर्मली कब तक इशू हो जाना चाहिए सर आपको टैक्स इनवॉइस इन द केस ऑफ सर्विसेज, बिफोर और आफ्टर। कितना आफ्टर? विद इन 30 डेज एंड इन चारों केसेस में 45 डेज। मैं इसको इसलिए इतना एम्फोसाइज दे रही हूँ क्योंकि आप अगर केस सिनेरियोस, मैंने केस सिनेरियोस हर एक केस सिनेरियोस जितने भी आईसीआर ने इशू किए थे सारे सॉल्व करवा के उसकी प्लेलिस्ट बना चुकी है, आप वहां पर देख सकते हैं। कई केस सिनेरियोस में ऐसे क्वेश्चंस भी थे जहां पर सप्लायर का नाम हो सकता है कोई बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। उसमें आपका जो टैक्स इनवॉइस था वो हो सकता है कि विद इन 30 डेज ऐसा कुछ हो इशू किया हुआ, आपको दिमाग लगाया कि नहीं ये 30 डेज नहीं, ये तो 45 डेज होना चाहिए था। वाई? बिकॉज इन चारों के केस में 45 डेज है आपके पास टाइम लिमिट, इसलिए मैंने इसको इतना अच्छे से समझाया। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होता क्या है? जो सर्विस आप 3 मंथ्स से ज्यादा दे रहे हो, मतलब विद द सर्विस विच इज गिवन फॉर मोर देन 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज्यादा हो गए सर्विसेज कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं, तो 3 मंथ से ज्यादा वाली जो सर्विस दे रहे हो उस सर्विस को क्या बोलेंगे सर? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। इस केस में टैक्स इनवॉइस कब तक इशू होना चाहिए? आपके पास 3 केसेस है, ठीक है। 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है, मतलब आपको पता है कि इस दिन हमारा पेमेंट ड्यू होने वाला है, मतलब मंथ की ऑलमोस्ट हो सकता है कि 10th ऑफ एवरी मंथ पेमेंट इज ड्यू, तो क्या आपके पास ड्यू डेट असर्टेनेबल है? यस, ड्यू डेट असर्टेनेबल है। तो फिर आपको टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देना है सर? ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ऑन या फिर पहले, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के पहले आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है, ठीक है सर। ओके, अब आते हैं सर जहां पर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, आपको नहीं पता कि हर मंथ की कौन सी डेट को हमको पेमेंट करना है, सो वेयर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट नोन, उस केस में जिस दिन सप्लायर को पेमेंट एक्चुअली रिसीव हो जाता है उस दिन या फिर उसके पहले तक आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है, ठीक है। ये तो दोनों केसेस समझ आ गए। तीसरा केस क्या बोलता है? पेमेंट लिंक्ड टू एन इवेंट। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है। मुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको जो है ना वो 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी है। हमारा पेमेंट टर्म्स ऐसा रहने वाला है कि 30% काम खत्म हो जाएगा ना, तो हम आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट के मान लो 2 लाख रुपीस दे देंगे। जैसे 50% काम अचीव हो जाएगा वैसे हम आपको 3 लाख और दे देंगे। जैसे 70% हो जाएगा वैसे ही हम आपको 4 लाख दे देंगे। इस तरीके से ये जो पेमेंट है वो किसी इवेंट के कंप्लीशन से लिंक्ड है, ठीक है। मतलब जैसे 5 फ्लोर्स है तो 30% हो सकता है कि 1 फ्लोर बन जाए या फिर 2 फ्लोर खत्म हो जाए, तो इस तरीके से परसेंट वाइज या फिर फ्लोर वाइज कंप्लीशन के बेसिस पर आपको पेमेंट किया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, पेमेंट अगर किसी इवेंट के कंप्लीशन से लिंक्ड है तो फिर जैसे जैसे वो इवेंट खत्म होगा उस टाइम या फिर उससे पहले आपको क्या कर देना चाहिए सर? टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, सिंपल। ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। क्लियर? क्लियर। तो ये हमारा सेक्शन 31 में जो टाइम लिमिट था गुड्स और सर्विस दोनों के केस में वो हमने क्लियर कर लिया। अब टैक्स इनवॉइस में क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए? देखो क्या लिखा होना चाहिए, बेसिक सी बात है। नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। फिर कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ इशू, डेट भी लिखी होनी चाहिए किस दिन कौन सा इनवॉइस इशू किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो, सामने वाला रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है मतलब वो बी टू बी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर उसका नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट अलोंग विथ डिलीवरी एड्रेस, नेम एंड स्टेट कोड अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। सर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो हम क्या क्या मेंशन करेंगे? उसका जीएसटी नंबर तो होगा नहीं, जीएसटी नंबर तो तभी होगा जब वो रजिस्टर्ड होगा। तो देखो उस केस में क्या होगा, अगर ये सब आपको कब मेंशन करना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 50,000 से ज्यादा है और आपका रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या क्या मेंशन करना है? नेम, रेसिपिएंट का एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस और स्टेट कोड, जिस स्टेट में है वो उस स्टेट का कोड, ठीक है। ये सब आपको मेंशन करना है व्हेन द वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 और मोर। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से कम रही, ठीक है, और रेसिपिएंट क्या है? रजिस्टर्ड है क्या? नहीं है, लेकिन वो स्टिल रिक्वेस्ट कर सकता है ये सारी डिटेल्स उसके इनवॉइस में आए। समझ गए बात? तो देखो अगर रजिस्टर्ड होगा तो नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये सारी चीजें,
वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज्यादा रहेगी तो, कम रहेगी तो भी अगर यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन रिक्वेस्ट करता है ये सारी डिटेल्स की, तो फिर आपको फर्निश करनी पड़ेगी। समझ के बाद टोटल वैल्यू, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड भी आपको वहां पर मेंशन करना रहेगा। यहां पर देखो क्या है, क्या लिखा था प्रोविजन में कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ या फिर उससे कम है, ठीक है, और आप B2B सप्लाई कर रहे हो, मतलब सप्लायर भी रजिस्टर्ड और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो 5 करोड़ से कम है या फिर 5 करोड़ तक है, लेस देन और इक्वल्स टू 5 करोड़ से अगर एग्रीगेट टर्नओवर, और आप B2C सप्लाई कर रहे हो, उस केस में आपको जो 4 डिजिट मेंशन करना है एचएसएन का वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, अगर आपको मेंशन करना है तो करना, नहीं फिर तो फिर मत करना। ठीक है, उसके बाद आता है सर एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, एंड B2B B2C दोनों ही केसेस में आपको कंपल्सरीली 6 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना पड़ेगा। समझ गए बात सर? समझ गए मैम। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स बताना पड़ेगा, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, कितने रेट ऑफ टैक्स लगा रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कर रहे हो, टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, सिग्नेचर आपको बताना पड़ेगा, क्यूआर कोड, अगर आपका ई इनवॉइस में आगे बताऊंगी उसमें आपको क्यूआर कोड भी मेंशन करना होता है, टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, अगर आप आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे कर रहे हो तो फिर आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। देन एड्रेस ऑफ डिलीवरी जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट। ये सारे कंटेंट्स है आपके टैक्स इनवॉइस के। ऐसे नहीं पूछेगा 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, बट हाँ आपको बेसिक सी चीजें ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके। आगे मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। देखो सर, एक होता है ट्रिप्लीकेट और एक होता है डुप्लीकेट। जब आप गुड्स का सप्लाई कर रहे होते हो ना, तब आपको ट्रिप्लीकेट इनवॉइस मतलब 3 कॉपीज ऑफ इनवॉइस इशू करने होते हैं। सबसे पहले जो ओरिजिनल कॉपी होता है इनवॉइस का वो किसके पास जाएगा? रेसिपिएंट के पास। ठीक है, जो डुप्लीकेट कॉपी है इनवॉइस की वो ट्रांसपोर्टर के पास, और जो ट्रिप्लीकेट कॉपी वो सप्लायर अपने पास रखेगा। ठीक है, और सर्विस के केस में आपका ट्रांसपोर्टर तो सर्विस उठा के नहीं लेके जाएगा ना, गुड्स के लिए ट्रांसपोर्टर आता है, सर्विस के लिए सिर्फ 2, ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के पास और डुप्लीकेट कॉपी किसके पास सर? सप्लायर के पास। ओके, खत्म। वी आर डन विथ अवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आते हैं। चलो, रूल 53 रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। ये क्या होता है? आपने ये सुना है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि मान लो कि आप जो है वो 30 जून को आपका टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस हुआ, मतलब यू आर लाइबल ऑन विच डेट? 30th जून 2000 व्हाटएवर 25 वी कैन से। ठीक है, अब अगर आपने 30 जून से विद इन 30 डेज में अगर आपने क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा सर? दिस 30 जून 2025। हो सकता है कि आप 30 डेज क्रॉस कर जाओ, आपने विद इन 30 डेज अलाउ या फिर विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, उस केस में आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा? जिस दिन, अब मान लो आपको 30 जून था, ठीक है, मान लो आपको 10 अगस्त को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ, तो 10th अगस्त विल बी योर व्हाट? विल बी योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ गई बात? तो देखो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब मान लो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब ग्रांट हुआ? बाद में ग्रांट हुआ। तो ये जो टाइम पीरियड है जिसमें आपने टैक्सेबल सप्लाईज किया होगा, इस टैक्सेबल सप्लाईज के पर्टेनिंग आपने जीएसटी तो सामने से कलेक्ट किया होगा, आपको टैक्स इनवॉइस भी इशू करना चाहिए था, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब ग्रांट हुआ है? बाद में ग्रांट हुआ है। इसीलिए ये सारे जो पेंडिंग डेज है, मतलब जो बिटवीन के जो डेज है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक के, इस बीच के जितने भी आपने टैक्सेबल गुड्स के सप्लाई किए हैं, तो आपको इसके बाद जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा, इशू हो जाएगा, यहाँ पर विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको सारे की सारे जो टैक्स इनवॉइसेस है ना उसको इशू करने पड़ेंगे। इसीलिए इसका क्या नाम रखा है? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये कंसेप्ट है आपका रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का।
क्योंकि जब तक आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं होगा तब तक रेसिपिएंट भी तो क्या बोलना चाहिए आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी इशूड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट। ठीक है, ये डन। अब अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, ठीक है, और वो सप्लाई अगर इंटर स्टेट है और इंटर स्टेट में उस सप्लाई की वैल्यू अप टू 2.5 लाख है, तो आपको कोई कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। CRTI मतलब कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है, और अगर मान लो वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, वैल्यू इज मोर देन 2.5 lakhs, इन दैट केस यू नीड टू इशू consolidated revised tax invoice। ठीक है, in case of interstate and value more than 2.5 lakhs। URP अनरजिस्टर्ड पर्सन में ही अगर आपका जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है, उस केस में आपको जो है वो सारे की सारे टैक्सेबल सप्लाईज के लिए कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। डन सर। एंड रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कोई कंसोलिडेटेड नहीं, सबको सिंगल इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस आपका रिवाइज टैक्स इनवॉइस मिलेगा। बट अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं आप, CRTI इशू कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, नो टैक्स इनवॉइस रिक्वायर्ड। कौन से केसेस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत ही नहीं होती है? कौन से केसेस में जरूरत नहीं होती है सर? जहां पर चिल्लर चिल्लर चीजें, चिल्लर सप्लाई हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200 रुपीज। ठीक है, 200 रुपए से कम है कोई आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, मैं यानी कि कस्टमर यानी कि रेसिपिएंट, वो कौन है, अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, रेसिपिएंट को इनवॉइस चाहिए भी नहीं, अरे रहने दो भाई, 100 रुपए का क्या मैं इनवॉइस लूंगी। ठीक है, तो फिर ये तीनों केसेस अगर फुलफिल हो चुके हैं और होंगे, उस केस में आपको क्या टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? नहीं। लेकिन कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू होगा फॉर सच सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज। हमको तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो एक साथ पूरा कंसोलिडेट कर लेंगे रिकॉर्ड्स करने के लिए फॉर ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है ना वो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स को अवेलेबल नहीं होता है, एंड ये सेम प्रोविजन किसको एप्लीकेबल होता है सर? बिल ऑफ सप्लाई में। मैं आगे बताती हूँ आपको बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है। देखो सर, जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन, पर्सन कौन है? रजिस्टर्ड है, और वो एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विस या फिर दोनों ही एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, या तो फिर वो टैक्स जो है वो कंपोजिशन लेवी में पे कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन लेवी अगर आप हो ऑप्ट किया है आपने, यू आर नॉट अलाउड टू इशू टैक्स इनवॉइस, यू आर नॉट अलाउड टू इशू टैक्स इनवॉइस बट अ बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये दो ही केसेस में टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता है, और क्या इशू होता है सर? बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। एंड जो भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहा होता है उसको ये वर्ड्स मेंशन करना होता है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम। बिल ऑफ सप्लाई में वो टॉप में इसको ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। नाउ कमिंग टू रूल 46A, ये क्या बोलता है? वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड। अब यहाँ पे जो मैंने बताया ना, यहाँ पे जो सप्लायर है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है। कई केसेस में हो सकता है कि जो सप्लायर है वो टैक्सेबल गुड्स भी बेच रहा हो और एग्जेम्प्ट गुड्स की सर्विस या फिर गुड्स बेच रहा हो। उस केस में आप किस टाइप का इनवॉइस इशू करोगे? ना ही आप प्योर एग्जेम्प्टेड में हो, ना ही आप प्योर टैक्सेबल में हो, तो फिर आपको क्या इशू करना पड़ेगा? सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा विच शैल कंटेन द पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड इन द रूल 46, 54, 46 फॉर टैक्स इनवॉइस और ISD दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एज द केस में बी, एंड रूल 49 बिल ऑफ सप्लाई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर आप दोनों, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो दोनों ही टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों ही सप्लाई कर रहा है किसी URP को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। ठीक है, ओके। ना रिसीट वाउचर, रिसीट वाउचर क्या होता है? फॉर एग्जांपल सप्लायर रेसिपिएंट ने हो सकता है कि एडवांस पेमेंट कर दिया हो सप्लायर को किसी सर्विस के लिए जो आगे उसको देने वाला है सप्लायर, या फिर गुड्स के लिए। ठीक है, अब ये जो एडवांस पेमेंट रेसिपिएंट ने सप्लायर को दिया है, तो सप्लायर एज अ डॉक्यूमेंट एक क्या इशू करेगा? रिसीट वाउचर, की मुझे रेसिपिएंट से क्या मिला है? एडवांस मिला है। ठीक है, तो ये लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन शेल ऑन रिसीट ऑफ एडवांस विद रिस्पेक्ट टू गुड सर्विस और बोथ, वो क्या इशू करेगा? रिसीट वाउचर। ठीक है, और आपके पास सप्लाई डिटरमाइनेबल नहीं है कि इंटर है कि इंट्रा है, तो कंफ्यूज मत होना, सीधा आपको उसको क्या मान लेना है? इंटरस्टेट मान लेना।
रेट भी नहीं पता है तो फिर क्या मान लोगे आप, 18% रेट मान लोगे। ठीक है, रिफंड वाउचर क्या होता है? देखो सर, अभी हमने क्या पढ़ा, अगर रेसिपिएंट ने एडवांस पेमेंट किया है सप्लायर को, तो सप्लायर क्या इशू करता है, रिसीट वाउचर। क्यों एडवांस पेमेंट किया गया था, ताकि सप्लायर बाद में कुछ ना कुछ सर्विस या फिर गुड्स का सप्लाई कर दे रेसिपिएंट को। अगर बाद में एडवांस पेमेंट होने के बाद भी सप्लायर ने कोई सप्लाई नहीं किया है, या फिर हो सकता है कि उसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है, तो सप्लायर को क्या इशू करना पड़ेगा सर, रिफंड वाउचर टू द रेसिपिएंट। क्योंकि भाई जिस चीज के लिए आपको हमने एडवांस पेमेंट किया था वही आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या इशू करना पड़ जाएगा, आपको बोले तो सप्लायर को क्या इशू करना पड़ जाएगा, रिफंड वाउचर। ठीक है, ठीक है मैम। अब आ जाओ, रजिस्टर्ड पर्सन टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में रजिस्टर्ड पर्सन क्या इशू करेगा, वो खुद इशू करेगा इनवॉइस। क्योंकि देखो, सप्लायर हो सकता है कि अनरजिस्टर्ड हो, और टैक्स कौन पेमेंट कर रहा है, आरसीएम में रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है, तो फिर इनवॉइस भी उसको ही इशू करना पड़ेगा। ठीक है, सो वेयर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड एंड रिसीव द सप्लाई टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, अंडर सेक्शन 9(3) एंड 9(4). 9(3) में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, वो खुद ही कर देगा। अनरजिस्टर्ड है, 9(4) और 9(3) में सप्लायर क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड अगर होंगे, तो फिर रेसिपिएंट क्या करेगा सर, इशू करेगा इनवॉइस। ठीक है, पेमेंट वाउचर क्या होता है, टू बी इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन व्हेन पेमेंट मेड फॉर आरसीएम सप्लाईज टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सप्लायर। रिसिपिएंट जब आरसीएम बेसिस में पेमेंट करता है आरसीएम सप्लाईज के लिए किसको, रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड सप्लायर को, तो फिर वो क्या इशू करेगा, पेमेंट वाउचर इशू करेगा। ठीक है सर, ये भी डन हो चुका है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग क्या होता है, देखो ई इनवॉइसिंग क्या होता है सर, ई इनवॉइसिंग इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, मतलब अभी तक जो हमने टैक्स इनवॉइसेस पढ़े वो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको इशू करने हैं। आपको मतलब किन को, कुछ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टैक्स पर्सन्स को जो है वो क्या करना है सर, ई इनवॉइस इशू करने हैं। कौन से है वो नोटिफाइड टैक्स पेयर्स, देखो सर, सारे रजिस्टर्ड बिजनेस जिसका एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन, मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे, पैन बेसिस पे आपको क्या देखना है सर, रजिस्टर्ड बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा रहा, 5 करोड़ से ज्यादा रहता है, और कौन से ईयर में आपको 5 करोड़ या फिर कौन से ईयर का आपको टर्नओवर देखना है, इन एनी, किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर अभी तक किसी भी ईयर में अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर एक्सीड करता है, उस केस में वो जो टैक्स पेयर है सर, वो क्या इशू करेगा, ई इनवॉइस इशू करेगा, ई इनवॉइस इशू करेगा। ठीक है, डन। अब आ जाओ ई इनवॉइस स्कीमा में। ई इनवॉइस स्कीमा क्या होता है सर, देखो आपको पता है कि जो सारे बिजनेसेस होते हैं वो अलग अलग अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टैली हो गया, सैप हो गया, अलग अलग तरीके की ईआरपी सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज की जाती है। ठीक है, ईच जनरेटिंग एंड स्टोरिंग इनवॉइसेस इन देयर ओन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। सारे सॉफ्टवेयर अपने अपने तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जितने इनवॉइसेस है वो जनरेट करके देते हैं। अब ई इनवॉइस स्कीमा क्या करता है सर, ये जो है वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्म जीएसटी INV1 इनवॉइस 1, जिसमें मैंडेटरी स्पेसिफाइड फील्ड्स लगी होती है टू बी रिपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट टू IRP। यहां से क्या होता है सर, आपका IRP में जाता है और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनके वो जनरेट हो जाता है, विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्री। दिस इज व्हाट इज नोन एज ई इनवॉइस स्कीमा। ओके, नाउ इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये एक वेबसाइट है जहां पर आप अपने इनवॉइसेस जो है वो क्या करोगे, अपलोड करोगे, रिपोर्ट करोगे, कौन, नोटिफाइड पर्संस। ठीक है सर, अब इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या होता है, जैसे कि आपके टैक्स इनवॉइसेस में भी जो नंबर होता है ना, वैसे ही आपके पास इनवॉइस, ई इनवॉइस का भी एक रेफरेंस नंबर होता है जिसको क्या कहा जाता है, IRN। ठीक है, ये एक यूनिक 64 कैरेक्टर का नंबर होता है, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, ये नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी होती है एक इनवॉइस, ई इनवॉइस नंबर की। ठीक है, देखो, यूनिक रेफरेंस नंबर विच इज जनरेटेड एंड रिटर्न्ड बाय द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये जो पोर्टल है, जैसे ही आप इस पोर्टल में
अपना डॉक्यूमेंट इनवॉइसेस डालते हैं, फिर वो क्या जनरेट करके देता है सर, इनवॉइस रेफरेंस number on successful registration of e-invoice and GST invoice will be valid only with a valid IRN। अगर आपको GST invoice को वैलिड करना है और वो तभी वैलिड होगा जब आपके पास एक वैलिड IRN नंबर होगा तो ही। ठीक है सर, ये e-invoice के क्या एडवांटेजेस होंगे? देखो सर, e-invoice के क्या एडवांटेजेस होंगे, जैसे ही आप ऑनलाइन आप इनवॉइस डालते हो, वो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा सर, जीएसटी रिटर्न में अपने जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट कर देगा, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू व्हाट, जीएसटी रिटर्न। उसके बाद वो ईवे बिल का भी ऑटो जनरेशन कर देगा ऑटोमेटिकली। आपका ईवे बिल आपको सेपरेट जनरेट करने की नीड नहीं है, मैं आपके आगे आपको बताऊंगी कि कैसे ईवे बिल में ऑटोमेटिक वो जनरेट कर देता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एरर्स बहुत कम हो जाएंगे, जैसे ओवरराइट करना या फिर कुछ मैनुअल ह्यूमन एरर्स होना, वो काफी कम हो जाएंगे, सब्सटैंशियल रिडक्शन हो जाएगा, इजी पेमेंट कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, रिडक्शन ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी कम होगी और फेक इनवॉइसेस भी कम बनेंगे। ठीक है सर, एलिमिनेट होंगे। अब सिचुएशन जहां पर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी होती है और कहां पर नहीं होती है। सो देखो सर, सबसे पहले तो B2B सप्लाईज के लिए आपके पास ई इनवॉइस इशू करने की जो है वो एप्लीकेबिलिटी रहेगी। उसके बाद एक्सपोर्ट्स में भी आपको एप्लीकेबल है ई इनवॉइसिंग इशू करना, B2C में एप्लीकेबल नहीं है, ISD में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद RCM में एप्लीकेबल है 93 वाला RCM। ठीक है, एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई, जहां पर जो सप्लायर है वो खुद क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, और थ्रू इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो 94 वाली सर्विसेज में भी क्या हो जाएगा, ये इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। अलॉन्ग विद दैट इंपोर्ट ऑफ गुड्स में बिल ऑफ एंट्री जो है उसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा ई इनवॉइस। ठीक है, उसके बाद सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए ई इनवॉइसिंग सिस्टम अभी भी एप्लीकेबल होता है टू रिपोर्ट द इनवॉइसेस टू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जनरेटेड बाय देम ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर्स। ठीक है, दैट इज द ECO के भी आपका इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी रहती है। ठीक है, उसके बाद देखो सर, मैंने आपको पहले बताया था ना, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट इनवॉइसिंग जो मैनर होता है वो ई इनवॉइस में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो खुद इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यहाँ पर आपको ऐसे डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट इनवॉइस इशू करने की नीड नहीं है। ठीक है सर, ओके। नाउ कमिंग टू एग्जेम्पशंस फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, किन किन लोगों को ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्पशन है, उनको इशू करना ही नहीं है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, नॉट SEZ डेवलपर्स। देखो SEZ डेवलपर्स जो है, ठीक है, वो लोग इनवॉइसिंग इशू करेंगे, बट यूनिट्स SEZ यूनिट्स इशू नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद इंश्योरर हो गया, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग व्हाट NBFCs, नॉट मतलब दे आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम इन इनवॉइसिंग। उसके बाद आपका GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की जो सर्विसेज है इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरियज, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। उसके बाद पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, दीज आर द पर्संस जिनको एग्जेम्पशन है फ्रॉम व्हाट ई इनवॉइसिंग। ठीक है, ओवरऑल वर्कफ्लो क्या होता है ई इनवॉइसिंग का? सबसे पहले तो जो टैक्स पेयर्स होते हैं ना, जो सप्लायर्स होते हैं, वो जीएसटी इनवॉइसेस खुद अपने अकाउंटिंग बिलिंग ERP सिस्टम्स पर बनाते, क्रिएट करते हैं एज पर ई इनवॉइस स्कीमा, यूनिफॉर्म फॉर्मेट में हो जाता है। फिर वो जो टैक्स पेयर्स है वो अपलोड कर देते हैं ई इनवॉइस स्कीमा को, कहां पर, IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में। फिर IRP क्या जनरेट कर देता है सर, IRN जनरेट कर देता है, एंड IRP डिजिटली साइन कर देता है ई इनवॉइसिंग को, एंड वो एक QR कोड ऐड कर देता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड ऐड कर देता है। फिर IRP जो इनवॉइसिंग है वो सप्लायर को रिटर्न कर देता है, एंड देन सप्लायर उसको किसको शेयर कर देता है, रिसिपेंट को अलोंग विद द QR कोड, ताकि रिसिपेंट क्या कर सके, स्कैन करके पेमेंट कर सके उस इनवॉइस में जो QR कोड रहता है उस पर। ठीक है, ओके। अभी देखो जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, मैंने अभी आपको एडवांटेज में बताया था, और पॉपुलेटिंग रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ GST रिटर्न थ्रू ई इनवॉइसिंग। जिस जिस सप्लाईज में ई इनवॉइसिंग बना है वो सप्लाईज ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपके GSTR1 में अलोंग विथ GSTR2A ऑफ द रेस्पेक्टिव रिसीवर, जिसने परचेस किया है, जो रिसिपिएंट है उसके GSTR2 में 2A में भी क्या हो जाएगा सर, ये जो आपका ई इनवॉइसिंग का डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, एंड ई-वे बिल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्टर ID, व्हीकल नंबर, ये सब अगर आपके ई इनवॉइस स्कीमा में रिपोर्टेड है तो फिर ई-वे बिल भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ओके। क्या ये रिपोर्टेड इनवॉइस कैंसिल हो सकते हैं? इफ इट इज अलाउड बाय द सेलर बाय रिपोर्टिंग IRN ऑन IRP विद इन स्पेसिफाइड टाइम, इट मे बी कैंसिल्ड।
बट क्या अमेंड हो सकता है क्या सर? इट इज ओनली पॉसिबल ऑन जीएसटी पोर्टल। अमेंडमेंट सिर्फ जीएसटी पोर्टल में पॉसिबल है, आईआरपी के पोर्टल पे आप थ्रू जो है वो पॉसिबल नहीं है अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक है, क्लैरिफिकेशन क्या बोल रहे हैं सर? क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि whether exemption from mandatory generation of e-invoices is available for the entity as a whole or only in respect of certain supplies। मतलब अगर एक बिजनेस एंटिटी है, वहां पर बहुत सारे टाइप्स के सप्लाई होते हैं, तो क्या ऐसा है क्या कि कुछ सप्लाईज के लिए मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग करना ही पड़ेगा, कुछ सप्लाईज के लिए इनवॉइसिंग नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। क्लैरिफिकेशन ये है कि द एग्जेम्पशन इज फॉर एंटिटी एज अ होल। अगर एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है तो फिर सबके लिए एप्लीकेबल है, और अगर मैंडेटरी है तो फिर वो सबके लिए मैंडेटरी है। ठीक है सर, तो नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय नेचर ऑफ सप्लाई बीइंग मेड बाय सेड एंटिटी। फॉर एग्जांपल अ बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है मे आल्सो बी इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सम गुड्स। हो सकता है कि वो कुछ गुड्स भी सप्लाई करती हो बैंकिंग सर्विस के साथ भी। तो ये जो बैंकिंग कंपनी है ना, विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई मेड बाय इट। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि जो बैंकिंग कंपनीज होती है, इसको किसी भी सप्लाईज के लिए आपका जो ई इनवॉइसिंग है वो अप्लाई करने की नीड नहीं है। एक के लिए ऐसा नहीं कि किसी सप्लाई के लिए आपको इनवॉइस करना है, किसी सप्लाई के लिए नहीं करना है। इट इज एज अ होल। ठीक है, देखो सर, उसके बाद इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है जो प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड है उसको, वो एक्सीड करता है रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर। और ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो सप्लाई किसको कर रहा है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, लोकल अथॉरिटीज को, या फिर पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, विच आर रजिस्टर्ड solely for the purpose of TDS under section 51। ओके सर, ओके। देन क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये क्या होता है सर? अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑन आईआरपी, दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपका जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो आपके पास साइन डिजिटली साइन ई इनवॉइस होता है विथ whom, with that portal with IRP, and QR code embedded invoice is returned to the supplier। and जो digitally signed QR code होता है उसके पास एक अपना unique IRN होता है which can be verified on central portal as well as by offline app by the officer also। ये होता है आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड जो आपके ई इनवॉइसिंग के टाइम इनवॉइस में क्यूआर कोड लगे होता है। ठीक है, अब डायनामिक क्यूआर कोड क्या होता है? जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से भी एक्सीड करता है, उसको डायनामिक क्यूआर कोड जो है वो हर B2C और यूआईएन सप्लाईज के लिए करना पड़ेगा, सो दैट जो रेसिपिएंट है वो सीधे स्कैन कर ले और पे कर ले इन वन गो। एंड देन व्हेन क्यूआर कोड मेड अवेलेबल ऑन स्क्रीन एट काउंटर इनवॉइस टू हैव पेमेंट डिटेल्स डीम्ड डायनामिक इनवॉइस, डीम्ड डायनामिक क्यूआर कोड। ठीक है सर, तो क्यूआर कोड किसके लिए मैंडेटरी है? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उसको अपना एक डायनामिक क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा, जहां पर जो रेसिपिएंट है वो स्कैन करके डायरेक्टली पे कर देगा। ठीक है, अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड, किनको एप्लीकेबल नहीं है? इंश्योरर को, बैंकिंग, एफआई, एनबीएफसी या फिर जीटीए जो कि सप्लाई करता है सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, फिर सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, OIDAR services in case of exports। However, for export, e-invoices is applicable। एक्सपोर्ट के केस में अपन ने पढ़ा था कि ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, बट एक्सपोर्ट के केस में डायनामिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है सर, ओके। अभी देखो, ऐसे कुछ सप्लायर्स है जिनको कोई भी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे तो वो चलेगा। कौन कौन से वैसे सप्लायर्स है? इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, एफआई और एनबीएफसी। जो जीटीए जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस देता है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले टैक्स इनवॉइस के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करेंगे तो परमिटेड है, उनको परमिशन है। उसके बाद आते हैं रूल 55, दैट इज डिलीवरी चलान। ये क्या होता है सर? डिलीवरी चलान टू बी इशूड जिसका सीरियल नंबर होगा मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स का इन वन और मल्टीपल सीरीज एंड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। जैसे गुड्स का रिमूवल होगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आपको क्या इशू करना पड़ेगा? डिलीवरी चलान। ठीक है, अब किस टाइप के नेचर ऑफ गुड्स के लिए आपको डिलीवरी चलान इशू करना रहेगा? सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस, जिसका क्वांटिटी आपको एट द टाइम ऑफ रिमूवल नहीं पता है, या तो फिर आप जो है वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो फॉर व्हाट? जॉब वर्क। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, सप्लाई के अलावा और कोई रीजन है कि गुड्स को आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, तो आपको डिलीवरी चलान इशू करना पड़ेगा, फिर सच अदर एज नोटिफाइड। डिलीवरी चलान की भी आपको ट्रिप्लिकेट कॉपीज बनानी पड़ेगी, एक रहेगी कंसाइनी, एक ट्रांसपोर्टर और एक कौन? कंसाइनर। ठीक है सर,
उसके बाद डिक्लेयर इन ई-वे बिल, ई-वे बिल में भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा व्हेन गुड्स ट्रांसपोर्टेड ऑन डिलीवरी चलान इन लिeu ऑफ इनवॉइस इन प्लेस ऑफ इनवॉइस एंड टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर व्हाट डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसी गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद आपको क्या इशू करना पड़ जाएगा सर, टैक्स इनवॉइस। ठीक है सर। अब देखो गुड्स अगर सेमी नॉकडाउन या फिर कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन या फिर लॉट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको कंप्लीट इनवॉइस जो है वो जिस दिन आपका फर्स्ट कंसाइनमेंट को डिस्पैच करोगे उसके पहले ही आपको कंप्लीट इनवॉइस इशू कर देना है। फिर जैसे जैसे लॉट्स में आप ट्रांसपोर्ट करते जाओगे गुड्स को, ठीक है, आपको हर एक लॉट के साथ डिलीवरी चलान इशू करना रहेगा। ठीक है, फॉर ईच सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट गिविंग रेफरेंस टू इनवॉइस, और रेफरेंस देना पड़ेगी वो उस इनवॉइस के पर्टेनिंग हमें डिलीवरी चलान इशू कर रहे हैं। शेल अकंपनी द कंसाइनमेंट अलोंग विद ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस, जो आपने पहले ओरिजिनल इनवॉइस इशू करी है ना, उसकी कॉपी हर डिलीवरी चलान के साथ जानी चाहिए। एंड जब लास्ट कंसाइनमेंट रहेगा तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस आपको क्या करनी पड़ जाएगी सर, लास्ट कंसाइनमेंट के साथ भेजनी पड़ जाएगी। ठीक है सर, ये खत्म होता है आपका ई इनवॉइसिंग, क्यूआर कोड एंड डिलीवरी चलान। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। आपको पता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्यों इशू किया जाता है? देखो फॉर एग्जांपल टैक्स इनवॉइस में आपने सप्लाई की वैल्यू डाली है 10,000 की टैक्स इनवॉइस में, बट उसकी एक्चुअल जो टैक्स वैल्यू है ना सर, ये टैक्स इनवॉइस की वैल्यू वैल्यू जो आपने टैक्स इनवॉइस में डाली वो 10,000 है, और जो एक्चुअल वैल्यू है सर वो आपने कितनी कर दी है, वो आपने एक्चुअल में टैक्स वैल्यू कितनी है, हो सकता है 15,000। तो जो टैक्स इनवॉइस में आपने वैल्यू डाली वो तो कम डाली है ना। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। देखो सर, आपको पता है क्रेडिट नोट डेबिट नोट कब कब इशू किया जाता है? देखो फॉर एग्जाम्पल टैक्स इनवॉइस में आपने वैल्यू डाली है, टैक्स इनवॉइस में हो सकता है 10,000 की, ठीक है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू है 8,000। एक्चुअल में कितनी टैक्सेबल वैल्यू है सर, 8,000 की, और आपने टैक्स इनवॉइस कितने का इशू कर दिया, 10,000 का। अब आपको क्या करना पड़ जाएगा, इसको कम करना पड़ जाएगा। तो जब कम करना है अपनी वैल्यू को, तो आपको क्या इशू करना पड़ जाएगा, क्रेडिट नोट। अब आपने बचपन में अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जब क्रेडिट सेल करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो सर, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिखाना पड़ रहा है। देखो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हो क्रेडिट सेल की एंट्री। अभी आपने मान लो 10,000 आपने लिख दिया, सॉरी 10,000 आपने लिख दिया, बट एक्चुअल में वो 8,000 है। अब आप इसको रिवर्स करोगे, मतलब आपने डेटर को जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट करना पड़ जाएगा। तो जैसे आप उसको क्रेडिट करोगे विथ ₹2,000, तो क्या हो जाएगा, नेट टू नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी। तो यही सिंपल सा मतलब है कि क्रेडिट करना मतलब उस वैल्यू को कम करना, एंड डेबिट करना, मान लो 10,000 आप जैसे फॉर एग्जांपल ये 12,000 है और एक्चुअल में 10 था। समझ आई सर बात आपको? तो वही लिखा है, अब फटाफट समझ आ जाएगा। जब एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइस इशू किए जाते फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जहां पर इनवॉइस में जो वैल्यू है वो एक्चुअल सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है, या तो फिर जो आपने टैक्स चार्ज किया है इनवॉइस में वो ज्यादा कर दिया है एक्चुअल में जितना करना चाहिए था, या तो फिर हो सकता है कि सप्लाई जो रेसिपिएंट है उसने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, गुड्स रिटर्न कर दिए मतलब गुड्स की वैल्यू को आपको कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा और क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। या तो फिर हो सकता है कि गुड्स आपका जो है फाउंड टू बी डेफिशिएंट, इन दोस केसेस यू नीड टू इशू व्हाट, क्रेडिट नोट। ठीक है, सो रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ may issue one or more credit note for supplies made in a financial year to whom, to the recipient of goods or services or both। क्या इसका कोई टाइम लिमिट होता है सर? बिल्कुल होता है। आप एक देखो बात, अगर आपने क्रेडिट नोट इशू किया है मतलब आपने हो सकता है कि जो टैक्स इनवॉइस आपने टैक्स इनवॉइस में जो टैक्स की वैल्यू डाली थी अब वो आपको कम करनी पड़ रही है। अगर टैक्स की वैल्यू कम करनी पड़ रही है तो आपने इस टैक्स के परटेनिंग जो आईटीसी लिया था वो भी तो रिवर्स करना पड़ जाएगा ना, राइट, वो भी तो रिवर्स करना पड़ जाएगा। इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है, last date to furnish particulars of credit note in the return,
यहाँ पर आपको गवर्नमेंट को पहले आपने ज्यादा टैक्स दे दिया था, अब क्रेडिट नोट इशू करके आपको कम टैक्स करना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या लगा दी है सर, टाइम लिमिट लगा दी है। क्या टाइम लिमिट लगा दी है? 30th November following the end of financial year in which supply was made and date of filing annual return whichever is earlier. This is your लास्ट डेट टू फर्निश। दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगा तब तक ही आपके पास टाइम लिमिट होगा क्या करने का सर, क्रेडिट नोट फर्निश करने का। ठीक है, लास्ट आता है आपका डेबिट नोट, मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाना है, आपने इनवॉइस में कम वैल्यू डाली है और एक्चुअल में वैल्यू ज्यादा है, या तो फिर आपने टैक्स इनवॉइस में कम चार्ज किया है बट एक्चुअल में पेबल ज्यादा है, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो क्या इशू कर देगा सर, डेबिट नोट इशू कर देगा रेसिपिएंट को। डेबिट नोट के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल रहा है ना, आपने पहले कम इशू किया था बट ज्यादा मिल जाएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नो टाइम लिमिट फॉर डेबिट नोट। आई बात सर समझ में? योर कंप्लीट चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो चुका है। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके इन डिटेल और जितना फास्ट हो सके, कई कई टॉपिक्स में उतना फास्ट में एक्सप्लेन कर दूं। एंड आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं, यूजफुल है अगर आप लोगों के लिए नोट्स आपको लगता है तो फिर आप टेलीग्राम चैनल में जाए, डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में आपके पास इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। एंड यस, आने वाली और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।